आगे बच्चे सारे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि अभी हमारे पास जो हमारा टाइम हो रहा है अभी 3:30 बज रहे हैं और आज का हमारा मंडे का डे है। और बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं क्लास शुरू होने से पहले, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अब सीपीओ के मेंस का पेपर है, आगे जाके सीजीएल भी उनका दिसंबर में आएगा, अक्टूबर में उनका मेंस है। तो वो मुझे कह रहे थे कि सर आप अपना एक फिक्स टाइम बता दो और आप अपनी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो बढ़ा दो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपकी क्लास हमें किस टाइम मिल जाए। ठीक है। और बच्चों, मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम फ्लक्चुएट इसलिए होता है बच्चों क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है। बट मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों को जो अपना टाइम बताऊंगा इंग्लिश की क्लास का टाइम प्रयास बैच का, वो आपका हमेशा फिक्स होगा। तो बच्चों, मैंने ये सोचा है कि आप सभी को अब मंडे टू फ्राइडे यानी कि पहले मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, जिसमें मैं बात करूं कि एक वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, है ना। तो मंडे टू फ्राइडे अब आपको डेली मेरी क्लास 3:30 से 4:30 यानी कि 3:30 से 4:30 आपको डेली क्लासेस में मिलेगी। यानी कि आपको 5 डेज और 5 एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। अभी आपने बच्चों जैसा प्लेलिस्ट में देखा होगा कि अभी मैं सीएचएसएल की सीरीज करा रहा हूं। ठीक है। सीएचएसएल की सीरीज बच्चों इस वीक और चलेगी, यानी कि 5 पेपर अभी हमें सीएचएसएल के और करने हैं। वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंडे की मैं बात करूं तो नेक्स्ट मंडे से बच्चों हम लोग सीपीओ की जो हमारी सीरीज है हम वो फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप लाइन वाइज सारे के सारे मेरे जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए आप उसको देखिएगा। तो मेरी क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, मंडे टू फ्राइडे है, 3:30 से 4:30 लाइव आपको हमेशा मिलेगी। और प्लस आपको हर वेंसडे रात 9 बजे आपको मैं इसमें प्लेटफॉर्म सॉल्व करवाऊंगा। 3 प्लेटफॉर्म्स हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं मैं आपको, हम पढ़ चुके हैं। और मैं अब जो वेंसडे आएगा उसमें मैं आप लोगों को फोर्थ जो है हमारा प्लेटफॉर्म हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब आई थिंक आपकी सारी क्वेरी जो होगी वो भाई हो गई होगी पूरी, और अब आप लोग साथ के साथ वैसे ही पढ़ो जैसे आप पढ़ रहे थे। ठीक है। चलिए, तो शेड्यूल मैंने बता दिया है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना और याद रखना मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30 सभी बच्चे ये टाइम अपना स्लॉट निकालो। और जितना आप लाइव देखोगे इन सारी वीडियोस को, जितना आप लोग लाइव डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, आप इसको ऐसे समझना कि हमने इसको पेपर में देखा, यानी कि स्क्रीन आप लोगों के लिए पेपर है। वरना मैं हमेशा आपको ऑनलाइन के लिए मना करता हूं बच्चों, आपको मैं बोलता हूं आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है। खासकर मैं खुद देखता हूं क्योंकि मेरी खुद की लाइब्रेरी है नजफगढ़ में, तो मुझे ये बात पता है आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो पूरे डिपेंड हो चुके हैं यूट्यूब पे। और मैं आपको हमेशा बताऊंगा बच्चों कि कभी भी नौकरी यूट्यूब नहीं दिलाता, नौकरी हमेशा आपको किताबें दिलाएंगी। किताबें पढ़ो, जितनी किताबें पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है। तो इसीलिए तो कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको एज अ बुक ही देखा करो कि आपके सामने बुक का फर्स्ट क्वेश्चन आया है और फर्स्ट क्वेश्चन आके आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि कभी भी आप भ्रम में ना हो। ठीक है। कोई भी आपके साथ ऐसी चीज ना हो जिसमें आपको लग रहा हो कि यार हाँ ये तो पढ़ लो पता नहीं क्या ही मिल जाएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं होता। तो रेगुलरली आपको ये चीज बच्चों फॉलो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और मैं बिलीव इसीलिए कर रहा हूं कि मैं आपको इसी बात पे बात बता रहा हूं कि मैं जो 1 आवर आपके लिए ऑनलाइन का टाइम निकाल रहा हूं ये आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच है। और मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करवा दूंगा और प्लस पेपर से रिलेटेड जितनी दूसरी तीसरी बात होगी वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हम लोग सीजीएल का जो हम सीएचएसएल का जो हम सीरीज कर रहे थे, अब इसमें हमारा नेक्स्ट डे का पेपर आएगा। जो आपको याद होगा 18 का हमने सारा कर लिया था और 18 में भी हम लोग जब 19 पे आए थे तो 19 में हमने बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट कर ली थी, ये हमारी आफ्टरनून शिफ्ट है। और मैं आपको कल यानी कि ट्यूसडे के दिन मैं आप लोगों को इसका आफ्टरनून का अलग वाला सेट यानी कि इवनिंग वाला सेट करवाऊंगा जो अगला पेपर आया था। ठीक है। चलो, तो यहां से बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 से 2019 का सीएचएसएल का 18 तारीख का आफ्टरनून का शिफ्ट। ठीक है। चलिए लेट्स गो, देखते हैं जरा। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट
बच्चों क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन इडियम। अब आपके पास एक इडियम लिखा हुआ है री इन्वेंटिंग द व्हील। क्या है बच्चों? री इन्वेंटिंग द व्हील। आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, मीनिंग इसका रियलिटी में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कुआं है लेकिन फिर भी आप पानी की तलाश कर रहे हो, यानी कि आप किसी चीज में अपना इतना एफर्ट लगा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, लेकिन वो टाइम और एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बोला जाता है क्या? री इन्वेंटिंग द व्हील। अब आप पढ़ो, लिखा हुआ है डिस्टर्बिंग द सिस्टम सिस्टम विच हैज ऑलरेडी बीन इन यूज, wasting in one's time for things that have already been satisfactorily done। अगला लिखा है analyzing various factors of happenings। अगला लिखा हुआ है examining के बाद circumstances, examining circumstances that have already been understood। कभी कभी लाइट की वजह से बच्चों वर्ड नहीं दिखता मुझे, ठीक है, वो एकदम से फोकस पे आता है। तो लिखा हुआ है हमें बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। तो मैंने इसमें मतलब क्या बताया कि आपने क्या वेस्ट किया, यानी कि वेस्टिंग अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, एफर्ट, ठीक है, और एफर्ट, ठीक है, इन एफर्ट इन क्रिएटिंग समथिंग, इन क्रिएटिंग समथिंग। किसी भी चीज में आपने अपना टाइम और अपना एफर्ट वेस्ट करा, उसको बोलते हैं। सो आप अपना इसमें ऑप्शन नंबर बी पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहां क्या बोलता है, तो आप देखिए लिखा हुआ है कि वेस्टिंग वंस टाइम और थिंग दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरली डन, ठीक है। सो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी। कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? बी, ठीक है ना। यानी कि कुआं होते हुए भी पानी की तलाश करना, उसको बोला जाता है री इन्वेंटिंग द व्हील, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड पढ़ेंगे एक बार बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि नकुल आस्क्ड हर हाउ यू फील नो that Rahul has told it to him, है ना। अब आपको बताना है इसका कि डायरेक्ट से इसका इनडायरेक्ट के बच्चों क्या बनेगा। तो आप सबसे पहले पढ़ो, ये क्या लिखा था? डू यू नो। तो डू यू नो ये कौन से टेंस की बात हो गई सर? तो सर ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई, है ना। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आंसर हम हमेशा किसमें देते हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट। और इंटेरोगेटिव का आंसर किसमें देते हैं हम लोग? अफर्मेटिव में। अब आप पढ़ो, जब कनेक्टर इसमें हाउ है तो इसमें भी हाउ होगा। दैट वाला गलत हो गया, ये दैट वाला गलत हो गया, यानी कि इसमें हमारे पास डी ऑप्शन गलत हो गया और हमारे पास इसमें बी ऑप्शन गलत हो गया। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर क्या होगा? सी। अब आप पढ़ो, न्यू इसमें भी है, न्यू इसमें भी है, बिल्कुल सही है। बट यहां पर पढ़ो हैज टोल्ड है, और हैज टोल्ड का आंसर किसमें दिया था भाई? हैड टोल्ड। सो आंसर विल बी ए। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सी आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सी में क्या लिखा था? हैज। हैज का आंसर हम लोग हैज में नहीं देंगे, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं बच्चों नरेशन, और नरेशन में प्रेजेंट का आंसर किसमें दिया जाता है भाई? पास्ट में, ठीक है। चलो तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा बच्चों? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसका आंसर देंगे जब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूं। बताएंगे बच्चों, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो आपके पास अगर एंटोनियम की बात हो गई तो ये हमारे पास कैसा वर्ड पूछना चाह रहा है? अपोजिट। अब आप पढ़ो, आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है इग्नोबल, आप देखिए ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है बच्चों या नेगेटिव सेंस दे रहा है? तो सर ये कैसा सेंस दे रहा है भाई? नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। डिसऑनरेबल की अगर मैं बात करूं, ऑनरेबल की बात करूं, अनवर्थी की बात करूं, इन सब का सेंस होता है हमारे पास क्या?
इग्नोरेबल। अब आप देखो करप्ट, करप्ट भी एक नेगेटिव वर्ड हुआ, कैरावन, कैरावन भी एक नेगेटिव वर्ड हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कावर्डली, कायरता के सेंस में यूज होता है ना। और डिग्निफाइड मतलब क्या होता है भाई, डिजर्व के मतलब में यूज करा जाता है, रिस्पेक्ट के मतलब में यूज करा जाता है, प्लस काम के मतलब में यूज करा जाता है। यानी कि इस वर्ड के बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब है। सो आप पढ़ो। और एब्जेक्ट भी नेगेटिव वर्ड होता है, आपने हमेशा सुना होगा एब्जेक्ट होप, ठीक है, क्या एब्जेक्ट होप, इसका मतलब एक तरह का होपलेस होता है। क्या होता है, होपलेस। अगर ये वर्ड सिनोनियम पूछता इग्नोबल का तो इसका आंसर हम लोग डी ही देते, ठीक है ना, लेकिन सिनोनियम नहीं पूछा, एंटोनियम पूछ रहा है, सो आंसर कौन सा हो जाएगा, डिग्निफाइड, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे। और ये भी एक कैसा वर्ड था बच्चों, एक नेगेटिव वर्ड था। तो 3 नेगेटिव वर्ड थे और एक पॉजिटिव वर्ड था, और हमारे पास पूछा भी एक नेगेटिव वर्ड था, तो नेगेटिव का आंसर हमें किस में देना चाहिए था, पॉजिटिव में देना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगले में बोल रहा है बच्चों कि सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपके पास टर्निश एक वर्ड लिखा हुआ है और बताना है इसका, हमारे पास इसका सिनोनियम क्या होता है, सेम वर्ड क्या होता है। सबसे पहले टर्निश क्या होता है, सब कोई पूछे। जैसे आप देखते होंगे कोई किसी की छवि खराब कर देता है, कोई किसी के ऊपर ब्लेम लगा देता है, तब ये वर्ड यूज करा जाता है, यानी कि एक तरह की छवि खराब करना। तो आप पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास, डैमेज, यानी कि रेपुटेशन डिस्पॉइल कर देना। और आपका जो भी अगर कोई ऐसी चीज जो इस सेंस में आती हो कि किसी पे गलत आरोप लगा के भी उसकी छवि खराब करना, तब भी हम इसका सेंस बताते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डैमेज। अपीज वर्ड मतलब होता है काम, है ना, काम हो गया, पैसिफाई हो गया, इन सब का सेंस होता है हमारा किस में, अपीज में। हाइटेंड मतलब होता है टू ऐड, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को रेज करना, इन सब का सेंस होता है किसमें, फ्राइटेंड में। डेकोरेट आप सबको पता ही है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, टर्निश का हमारे पास डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ में आप देखो बच्चों आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बताना है क्लॉज टेस्ट। क्या बताना है, क्लॉज टेस्ट। तो एक बार आप पढ़ लीजिए और फिफ्थ के जो ऑप्शन है वो लगा के देखिएगा, और जो सिक्स्थ के ऑप्शन है वो लगा के देखिएगा एक बार, और मुझे एक बार आंसर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। बताया भाई। चलो देखो मैं एक बार पढ़ता हूं आपके लिए क्वेश्चन, फिर हम लोग इसमें वर्ड यूज करेंगे, जरा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आप नोटिस करिए आपके पास सबसे पहले देख रहा है इस पे, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा हुआ है फॉरेस्ट फायर ऑलवेज डैश बाय वन ऑफ टू रीजंस नेचुरली कॉज्ड और ह्यूमन कॉज्ड। सो आप पढ़ के देखो, ऐसे पता चल रहा होगा कि फॉरेस्ट फायर ऑलवेज टेक्स अप, हालांकि टेक्स अप मतलब होता है किसी चीज में आ जाना, बिकम का सेंस देता है, इन्वॉल्व का सेंस देता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, हैपेंस। फॉरेस्ट फायर ऑलवेज डैश बाय वन ऑफ टू रीजंस, तो होना, तो होने के लिए कौन सा ऑप्शन लग जाएगा बच्चों, बी। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि हैपेंस का सेंस आएगा। आगे कॉज भी नहीं पढ़ना था और क्रिएटेड भी नहीं पढ़ना था। ठीक है, होना, कोई भी चीज होने का कारण के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, हैपेंस। अगला पढ़ लो, बोला था नेचुरली कॉज्ड बाय, कॉज्ड और ह्यूमन कॉज्ड। आगे था सेकेंड लाइन थी नेचुरल फायर इज जनरली डैश बाय एनलाइटिंग। अब आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है हमारे पास, डैश बाय एनलाइटिंग, तो सेंस तो फिर से हमारे पास हैपेंड का है, बट वर्ड नहीं है तो क्या लगा देंगे भाई, कॉज्ड। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉज्ड, कॉज्ड बाय लाइटनिंग विद अ वेरी स्मॉल परसेंटेज डैश। आगे देखते हैं जरा, with a very small percentage dash achieved gather
contributed or attained by spontaneous combustion by dry fuel such as drawdust. drawdust बच्चों होता है sawdust जो होता है वो आपने देखा होगा बुरादा होता है ना जो लकड़ी का है ना, बैट वैट में कभी बैट को मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर हम फेविकॉल लगा के भी बना देते हैं, उसको बोलते हैं सॉडस्ट, ठीक है। एंड लीव्स, सो हमारे पास बनेगा विद अ वेरी स्मॉल परसेंटेज गैदर्ड और कंट्रीब्यूटेड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास सी कंट्रीब्यूटेड, यानी कि यहां पर हमें क्या आंसर लिखना चाहिए था भाई कंट्रीब्यूटेड, तो यहां पर आंसर हो जाता क्या हैपेंस, यहां पर आंसर क्या हो जाता भाई कॉस्ट, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, एंड लीव्स डैश ह्यूमन कॉज, तो लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली एट द आउटसाइड ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का सेंस आ रहा है, देखो लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कॉज्ड फायर कैन हैपन डैश, फायर कैन हैपन डैश डैश एनी नंबर ऑफ रीजन ड्यू टू, क्या सेंस होता है भाई ड्यू टू, हेंस फोर्थ का मतलब था भविष्य में, हेंस फोर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों भविष्य में, ठीक है भविष्य में, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ड्यू टू, ठीक है जी। सो एक बार मैं पहले से दोबारा बता रहा हूं, देखना पहले में मैं लिखना था क्या यहां पर हैपन्स, यानी कि forest fire always happens by one of two reasons, naturally caused or human caused. Natural fire is generally caused by lightning with a small, very small percentage. आगे था contributed by spontaneous combustion of dry fuel such as sawdust and leaves. On the other hand, human caused fire can happen के बाद लिखाना था हमें क्या ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है जी। तो 5 के 5 हमारे यहां पर सॉल्व हो गए क्या हमारे क्लॉज टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सेलेक्ट द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको इस स्टेटमेंट में बताना है कि किस पोर्शन में हमारे पास गलती हो सकती है, और बच्चों बहुत आसान है, आप जरा ध्यान से देखो और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लिखा हुआ है कैट्स कांट बी, यानी कि कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स बिहेवियर टू देयर मास्टर्स एज दे आर टिम्ड सो, टिम्ड सो का मतलब हो जाता है पालना, ठीक है। अब आप देखो आपके पास लिखा हुआ है बच्चों कैट्स, क्या लिखा हुआ है कैट्स, अब आप देखो कैट्स जो लिखा हुआ है वो अपने आप में कैसा वर्ड है भाई प्लूरल वर्ड है ना, तो जब ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है तो क्या मैं इसके लिए इट्स वर्ड यूज कर सकता हूं, नहीं ना भाई, इट्स वर्ड यूज नहीं होगा, क्या वर्ड यूज होगा इसके लिए देयर, यानी कि प्लूरल वर्ड, तो इट्स बिहेवियर की जगह पे देयर बिहेवियर होना चाहिए था, यानी कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो कौन सा होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, आसान है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। 12th स्लाइड का 11th क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ेंगे कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपके पास लिखा हुआ है दिस एंड्रॉइड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। अब आपके पास लिखा हुआ है कैन परफॉर्म्ड, तो आपको पता है कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आप इसका जब जब पैसिव बनाओगे तो कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इवन आप जब कभी भी किसी भी मोडाल्स का पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो मोडाल्स प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एक्टिव में होता है, और आपको सेम मोडाल्स फॉलो करना होता है, प्लस इसके साथ बी लगाना होता है, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो आप पढ़िए कैन बी परफॉर्म्ड, तो कैन बी परफॉर्म्ड ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है ना। और कैन का कुड मत कर देना, क्योंकि कैन का कुड हम लोग नरेशन में करते हैं, कभी भी हम लोग वॉइस में नहीं करते, क्योंकि वॉइस में हमेशा हमें आंसर सेम देना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्या बोल रहे हैं कि गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस दैट पिक वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपको बच्चों यहां पर PQRS बताना है, और PQRS का मैंने तरीका बताया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि ही वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज, मतलब जो यात्री वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। और जेरूसलम एक जगह का नाम है जहां पर बहुत सारे जो तीर्थयात्री लोग होते हैं वो जाते हैं, ठीक है।
तो लिखा हुआ है कि ही वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज टू जेरूसलम, द विलेजर्स वर काइंड दो डाउटफुल। अच्छा ठीक है। Offered him some food to eat and a room to stay. One night he took rest in a village unfamiliar on the way. पढ़ के पता चल रहा है बच्चों, दिमाग लगाओ कैसे सेंस लगाओगे। आप पढ़ के देखो, ये वाली लाइन जो आपके पास लिखी हुई है ए वाली, यानी कि ए से ही आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना था ना। और आप देखो ही वॉज ऑन द पिलग्रिमेज टू जेरूसलम, यानी कि स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए से लिखा हुआ है। बट मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ लो पूरा। आप देखो इसके बाद ये लाइन जो है, फिर इसमें इन्होंने डी ऑप्शन करेक्ट बोला हुआ है कि वन नाइट ही टुक रेस्ट इन अ विलेज अनफैमिलियर ऑन द वे, और उसके बाद इन्होंने बी वाला पॉइंट बोला है कि विलेजर्स वर वेरी काइंड, यानी कि इसके बाद ही तो पता चला होगा कि विलेजर्स जो है वो काइंड इनफ डाउटफुल है ना। तो इसके बाद ये सिचुएशन है ना, तो डी के बाद तो बी वाली सिचुएशन है, और लास्ट में हमारे पास कौन सा वर्ड आ जाएगा, सी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12th का, वो होगा बी। ये बच्चों ऐसा था कि आप लोग खुद भी देखते तो इसका आंसर दे सकते थे आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा 13th क्वेश्चन की तरफ में। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट इज नो इंप्रूवमेंट, यानी कि अंडरलाइन एरर है, आपको बताना है। लिखा हुआ है शी इज टेंडर हार्टेड। सबसे पहले कोई पूछेगा कि टेंडर हार्टेड का मतलब क्या होता है भाई। टेंडर हार्ट पर्सन वो होता है जो बहुत लॉयल होता है। कौन होता है भाई, जो बहुत ही लॉयल होता है, ठीक है। अपने रिलेशन में बहुत लॉयल बंदे को बोला जाता है, ठीक है। बाय नेचर एंड आई हैव फाउंड हर आईज मॉइस्ट, मतलब आंखों में थोड़ी नमी होना, ठीक है। मेनी अ टाइम्स ओवर द सेड फेस ऑफ एनी चिल्ड्रन। बताइए क्या गलती है यहां पर, मेनी अ टाइम्स जो सही लिखा है या गलत लिखा है। बच्चों आपने हमेशा सुना होगा कि जो मेनी वर्ड होता है वो हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। और मैनी के बगल में इसीलिए काउंटेबल की बात कर रहे हो तो प्लूरल नाउन आता है, और वो बात वो भी प्लूरल आती है, यानी कि ये स्टेटमेंट हम लोग हमेशा मैनी के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। बट मैनी का एक और स्टेटमेंट होता है, और मैनी का एक और स्टेटमेंट ये बोलता है कि जब आप मैनी के बगल में आर्टिकल ए और एन का यूज कर लो तब आप इसके बगल में सिंगुलर नाउन लगाओगे, और वर्ब भी कौन से लगाओगे, सिंगुलर। जैसे सच का पैटर्न होता है, सच का भी यही पैटर्न होता है, सच के बगल में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सच के बगल में आर्टिकल ए और एन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो आप पढ़िए, जब आपने मैनी के बगल में आर्टिकल ए लगा दिया तो टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं थी, तो क्या आता है, टाइम। तो मेनी अ टाइम, सो ऑप्शन नंबर इज डी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए अब 14 क्वेश्चन आप एक बार खुद पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको बताना है कि इन चारों वर्ड में से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। बताया भाई, आंसर दिया। चले आगे देखें। चलो देखो, स्पेलिंग बतानी है गलत। आप नोटिस करो जितनी भी स्पेलिंग हमारे पास लिखी है, यानी कि स्क्रूटनाइज लिखा हुआ है, सिंपैथाइज लिखा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है और कोनोलाइज लिखा हुआ है, सब में आप पढ़िए लास्ट में जेड ई लगाया हुआ है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस एस ई में और जेड ई में एक डिफरेंस ही होता है। जब हम लोग एस ई लिखते हैं तो ये एक ब्रिटिश सेंस में लिखा होता है, ठीक है। और जब जेड ई लिखते हैं तो ये हमारे पास एक अमेरिकन एक्सेंट में या फिर अमेरिकन फॉन्ट में लिखा होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन की भी स्पेलिंग देखी होगी, तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों स्पेलिंग लिखते हैं तो एक तो SATION लिखते हैं, और कभी कभी हम लोग
ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग में जेड भी लिखते हैं। तो इनमें डिफरेंस यही होता है, एक अमेरिकन होता है और एक हमारे पास ब्रिटिशर्स होता है। और दूसरे जैसे कलर की स्पेलिंग दो है, सेंटर की स्पेलिंग दो है ना, तो बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं। अब आप देखो जितने भी ये वर्ड है ना जिसमें जेड ई लगे हुए हैं, इसमें से एक वर्ड ऐसा है जिसमें जेड ई नहीं लगता, मतलब आप हर बार जेड ई नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आप देखो स्क्रूटनाइज जो वर्ड होता है ना, पहले तो उसका मतलब होता है टू लुक एट, ठीक है, या फिर टू लुक एट केयरफुली। अब ये वर्ड बिल्कुल सही होता है क्योंकि इसमें जेड ई भी आता है और एस ई भी आता है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना क्या बोलना चाह रहा हूं, एक सेकंड रुकना बच्चों जरा। ठीक है, ध्यान से देखना। स्क्रूटनाइज मतलब बता दिया मैंने, टू लुक एट केयरफुली। इसमें लिखा हुआ है आई जेड ई, करेक्ट होता है, और आई एस ई वो भी करेक्ट होता है। सिंपैथाइज यानी कि फील सॉरी, फील सॉरी, है ना। अब आप देखो इसमें भी हमारे पास जो वर्ड यूज होता है वो यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है क्या कि आई जेड ई सही होता है, आई एस ई भी सही होता है। कॉलोनाइज यानी कि इसमें भी हमारे पास आई एस ई भी सही होता है और आई जेड ई भी सही होता है। और ये क्या लिखा है, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में बच्चों हमेशा ध्यान रखना आई एस ई ही होता है ना, यानी कि हर बार जेड ई नहीं लगता। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या बताया कि जेड ई से भी सही होता है और एस ई से भी सही होते हैं सेंटेंस वर्ड्स, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हर बार जेड ई नहीं लगा सकते, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। स्क्रूटनाइज का मतलब बता दिया था, स्क्रूटनाइज मतलब होता है टू लुक एट समथिंग। सिंपैथी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, टू फील सॉरी। कॉम्प्रोमाइज आपने पढ़ा हुआ है। कॉलोनाइज मतलब होता है टू कंट्रोल ऑन समथिंग, किसी चीज पर अपना कंट्रोल दिखा देना, तो उसी को बोलते हैं। तो 14th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन जरा देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। 15th क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आप पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, ईदर राम और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड। अब आप पढ़ो, आपके पास एक वर्ड होता है बच्चों आइदर भी बोलते हैं इसको, ईदर भी बोलते हैं, और एक वर्ड होता है नीदर जिसको हम लोग नाइदर भी पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका एक पैटर्न होता है बच्चों, जब भी ईदर और नीदर आ जाए, ये दोनों के लिए सिखा देता हूं, ठीक है, दोनों के लिए सिखा रहा हूं। तो इनके बगल में नाउन और प्रोनाउन आता है, सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी आ सकता है। बट अगर आइदर आएगा तो और आएगा, और नाइदर आएगा तो बच्चों नॉर आएगा, ठीक है। और प्लस आपको दोबारा इनके बगल में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, और देन इसके बाद आपको वर्ब मिलेगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी और नॉर वर्ड आ जाए तो अगर इनके बगल में जैसा भी नाउन और प्रोनाउन लगा होगा बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में वर्ब आती है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा था, रीमा, और के बगल में ना, तो रीमा के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लिखा था भाई, हैव। ये हैव गलत है और हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज। सो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, हैव गलत है, हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज। इस बात को लिख लो। और आपने जैसे सुना होगा कि ईदर और नीदर के बगल में सिंगुलर नाउन आता है, तो सर यहां पर कंपलसरी है, नहीं बच्चों। जब और नॉर आ जाए तब सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर आएगा वर्ब सिंगुलर लगाना, प्लूरल आएगा वर्ब प्लूरल लगाना। लेकिन अगर और नॉर नहीं है तब वहां पर सिंगुलर नाउन आता है ईदर और नीदर के जस्ट बगल में। और अगर ईदर और नीदर का ऑफ पैटर्न बन जाता है तो वहां पर हमारे पास क्या यूज हो जाता है बच्चों, ऑफ पैटर्न में प्लूरल नाउन आता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखा रहा हूं, एक अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं, आप जरा देख लो। मैं चाहता नहीं हूं कि कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आपसे गलत हो जाए, ठीक है। जरा ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे आपके पास पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास जब ईदर और नीदर दोनों वर्ड आते हैं, ठीक है, और इनके जस्ट बगल में सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। ये एडजेक्टिव का केस बनता है, ठीक है। दूसरा इनका पैटर्न आता है बच्चों जिसमें आप ईदर और नीदर इन दोनों के बगल में ऑफ यूज करते हो,
और ऑफ के बगल में एक डिटर्मिनर यूज करना कंपलसरी होता है, जैसे आर्टिकल द, कोई पोजीशन वगैरह, और फिर नाउन प्लूरल आता है, बट वर्ब जो है वो आती है, क्योंकि वर्ब हमेशा जो ऑफ के पहले वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, तो इसीलिए वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। और तीसरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास आइदर और नाइदर वर्ड आ रहा है तो इनके बगल में आपको नाउन और प्रोनाउन जो भी दे रखा होगा उससे मैटर नहीं करता, और नॉर दिया होगा उससे मैटर करता है। इनके बगल में जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये तीन पैटर्न्स आप कभी भी नहीं भूलना, आइदर और नाइदर के, ठीक है ना। ये कंजंक्शन के टॉपिक में पढ़ा जाता है, कोरिलेटिव में, और ये हमारा प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ा जाता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, और ये हमारा एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा जाता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, मेरी तरफ से तो कोशिश यही रहती है कि मैं कोई ऐसा पॉइंट आपका ना छोड़ूं जो पेपर में मिलता जुलता भी आए तो आप ना कर पाओ, ठीक है। सो हमारे पास और नॉर के बगल में रीमा लिखा था, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। मान के चलते यहाँ पर यू लिखा होता तो यू के अकॉर्डिंग हैव ही आता, ठीक है ना। जैसे आपके पास किसी स्टेटमेंट में लिखा होता बच्चों कि नीदर ही नॉर यू, और फिर आपसे पूछता कि इसके बगल में वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है। तो अब आप किसके अकॉर्डिंग लगाते, यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो गलती नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। अभी बच्चों हमारा सीपीओ पेपर हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था एज इट इज, ठीक है। तो पढ़ो क्या लिखा है, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, ठीक है, सेम एज विद अनदर। आप पढ़ो, पार्टनर, कोलैबोरेटर, कॉन्टेम्पररी और कॉन्फिडेंट कौन पर्सन होता है, कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी वो पर्सन होता है जो सेम एज ग्रुप का होता है, सेम चीजों से रिलेट करता है, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पररी, ठीक है। और कोलैबोरेटर होता है सहयोगी, एक तरह का पार्टनर ही होता है वो, ठीक है। तो जब आपके पास सेम एज विद अनदर का सेंस आएगा तो वहां पर आप उसका आंसर कॉन्टेम्पररी देंगे, यानी कि 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम, यानी कि प्लीजेंट का सिनोनियम बताना है आपको कि क्या आंसर हो जाएगा। ये भी आप पॉजिटिव नेगेटिव से कर सकते हैं। एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसका आंसर देंगे। बताइए। देखो ठीक है, जब आपने प्लीजेंट वर्ड लिखा तो ये क्या होता है, जो बहुत आरामदायक चीजें होती हैं, है ना। यानी कि मैं जिसको मैं बोलूं सबसे पहले तो इंजॉयबल, कौन सा वर्ड बोलूं भाई, इंजॉयबल। फ्रेंडली वर्ड बोलूं, इसी का एग्जाम्पल होता है। नाइस वर्ड बोलूं, इसी का एग्जाम्पल होता है। सेटिस्फाइंग बोलूं, इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, पॉजिटिव के सेंस में। अब आप पढ़ो, ये क्या लिखा है हमारे पास, टायरसम। टायरसम कौन होता है भाई, अनोइंग, है ना, अनोइंग पर्सनालिटी होती है आपकी। टीडियस कौन होता है भाई, बोरिंग, है ना। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव के सेंस में हो गया ना, तो ये सही हो गया। और एग्जॉस्परेटिंग वर्ड मतलब होता है एंग्री, यानी कि क्रोधित। क्या होता है भाई, क्रोधित, है ना। तो आप पढ़ो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव वर्ड है हमारे पास, कौन सा, रिफ्रेशिंग। तो प्लीजेंट का जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेशिंग। यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी, ठीक है ना। चलो 18 का आंसर देखेंगे। एक बार गेट बंद कराओ। देखेंगे 18 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन है कहां पे, ये होगा कि द सिलेक्शन टू द
पुलिस डिपार्टमेंट रेज्ड हिम एज हाई टू, ये है बच्चों अंडरलाइंड। आप बताएंगे या तो सो हाई टू होगा, एज हाई एज होगा, या सो हाई टू होगा। आपको मैंने हमेशा बताया कि ये याद कर लो, एक तो वर्ड होता है एज और एक वर्ड होता है बच्चों कौन सा, सो एज। ठीक है, तो एज के साथ आपको एज लगाना चाहिए था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। मुझे नहीं लगता ये किसी भी बच्चों ने गलत किया होगा अगर वो मेरे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए 19 देखेंगे। 19 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको बताना है फॉलिंग हेड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है, क्या होता है फॉलिंग हेड ओवर हील्स। ऑप्शन पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग फॉल्ट विद अनदर, फिक्सिंग मॉडल्स विदाउट प्रॉपर एनालाइज, फीलिंग डीप सिंपैथी टू द नीडी पीपल वगैरह, फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। इसका मतलब होता है मैडली लव विद समवन, मैडली लव विद समवन, किसी को दिलो जहान से प्यार करना, चाहना, उसको बोला जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है ना, यानी कि डीप फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। तो 19 का बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब आपको बच्चों डिस्प्यूट का एंटोनियम बताना बहुत ईजी है, पढ़ के देखो यही आंसर दिख जाएगा, पढ़ के देखो यही आंसर दिख जाएगा। बताओ डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है ना, क्या मतलब होता है, डिस एग्रीमेंट होता है, यानी कि किसी चीज का एग्री ना हो पाना, और कॉन्सीड मतलब क्या होता है, टू एग्री होता है ना, टू एग्री होता है यानी कि मान जाना, स्वीकार कर लेना। टू एक्सेप्ट के भी सेंस में होता है ये, टू एक्सेप्ट के भी सेंस में होता है। सो सही आंसर कौन सा हो गया ये। क्वेरल का मतलब तो सेम ही होता है, इम्प्यूट का ही मतलब यही होता है, और स्ट्रेंथन का मतलब भी यही होता है, यानी कि एक ही वर्ड बताना था अपोजिट, और अपोजिट यहां पर कौन सा होगा, कॉन्सीड, मतलब होता है टू एक्सेप्ट। ठीक है, बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। चलो, और क्वेरल की स्पेलिंग याद रखेंगे, डबल आर आता है भाई इसके अंदर, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। 21वां क्या बोलना चाह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। बहुत इजी है, आपको बताएं सिचुएशन रिक्वायर्स अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बिटवीन टू हार्ड चॉइसेस, उसको क्या बोला जाता है, बिटवीन अ डेविल इन अ डीप ब्लू सी। पेपर में ये एक इडियम्स आ जाता है, बिटवीन अ डेविल इन अ डीप ब्लू सी। सोच के देखो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकता है, डिमा हो सकता है, और सोफिस्टिकेशन हो सकता है। सोचिए और आंसर दीजिए। बताऊं, देखो डेलिमा यही वर्ड होता है, जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डेलिमा। सो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हमारे पास इसका कौन सा, बी। अब आप पढ़ो, ए में लिखा सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन होता है कि हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। जब आप के अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपको सही और गलत में फर्क पता चल जाता है, वो सोफिस्टिकेशन बताता है। इंस्टेबिलिटी मतलब होता है जब आप किसी चीज को चेंज करने निकलते हो, और कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है जो चीज आपको कॉम्प्लेक्स करे, जिसको आप लोग उलझा दो, उसको बोला जाता है। तो डेलिमा बोलते हैं बिटवीन अ डेविल इन द डीप ब्लू सी, जिसको बोलते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। दोनों के दोनों जो चॉइसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, बट हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, या कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं होते जिसकी वजह से हमारे पास हम उसको चॉइस कर पाए। तो डेलिमा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है कि मतलब शक, इसलिए भी एक इडियम्स होता है बच्चों जिसको बोलते हैं अंडर अ क्लाउड।
अंडर अ क्लाउड, शक की स्थिति में। अटेंशन, कॉम्प्रोमाइज और रिफ्लेक्शन, केयर एंड, पढ़ के ही पता चल रहा है ना कि चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन फ्रॉम द साइड ऑफ देयर पेरेंट्स फॉर मेकिंग देम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी। और बच्चों ये तो खासकर मैं पेरेंट के लिए बोल रहा हूं यहां पर कि चिल्ड्रन को सच में नीड होती है किसकी? केयर की और अटेंशन की। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और किसी से कंपेयर करके नहीं, खुद की इच्छा से, खुद के लव से, खुद के अफेक्शन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन जरा देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। हमारे पास जंबलिंग करनी है हमें, और जंबलिंग के लिए हमें फिर से यहां से लेके यहां तक पढ़ने को सर ने सिखाया हुआ है। तो पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि द ड्राइवर हैड अ क्लाउडी लुक एंड ड्रॉव ऑफ विद हिम। आगे लिखा हुआ है ही आस्क्ड अ टैक्सी ड्राइवर टू टेक हिम टू द शॉपिंग। He told the driver that he could pay the fare by card, not in cash. He drove on the outskirts of a city. यहीं से शुरू हो जाएगा ना, देखो पढ़ के पता चल रहा है कि जब वो सिटी के बाहर उसको ड्राइव कर रहा था, एक ने उससे ड्राइवर पूछा कि भाई कहीं चलोगे नहीं चलोगे वगैरह, शॉपिंग मॉल है ना, और उसके बाद आपके पास उसने बताया कि उसके पैसे नहीं है, और तब उसके बाद ये वाली लाइन आई, यानी कि डी के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ए, डी बी सी ए। ठीक है ना, तो 13th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए। चलो आसान था। 24 में आपको बताना है किसकी गलत स्पेलिंग है। मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया हुआ है, तो मैं चाहता हूं डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। बताओ यार। टॉलरेट सही लिखा हुआ है, टेम्परेट सही लिखा हुआ है, टॉलरेट सही लिखा हुआ है, इसका मतलब टू प्रमोट थिंक, कोई आइडिया हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। और एकोमोडेट हमने बहुत बार पढ़ा है बच्चों, एकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल एम आता है, ना कि सिंगल एम आता है। ठीक है, डबल सी और डबल एम। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या है बच्चों? गलत है। ठीक है, ध्यान रखो इसमें, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक ना एक बार पढ़ाया हुआ है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। लास्ट आ गया भाई हमारे पास 25th क्वेश्चन, लिखा हुआ है अननेसेसरी सस्पिशन, फिर से वही वर्ड आ गया, एंड लैक ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट द अदर्स आर कॉज्ड बाय। होता है ना बहुत बार आप लोगों को किसी पे शक हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है भाई? इम्पार्शली नहीं होगा, इम्पार्शली तो मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, है ना। क्या हो जाएगा भाई? प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मतलब होता है फीलिंग अनफेयर, है ना, फीलिंग अनफेयर, सही है। कॉन्टेंटमेंट भी नहीं होगा, एम्पैथी भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रीजुडिस। यानी कि प्रीजुडिस की वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, हमेशा अनफेयरनेस हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा? हमारे पे प्रीजुडिस। सो 25th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हमने देखा कि हमारे पास जो आफ्टरनून शिफ्ट थी बच्चों, मैंने यहां पर आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को आज की क्लास में आई थिंक मेरे ख्याल से 1 घंटा नहीं हुआ होगा, या हो भी गया होगा, कोई नहीं, एक क्वेश्चन मैंने आपको, एक पेपर मैंने आपको यहां पर सॉल्व करवा दिया। ठीक है, सो कल हम लोग सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर से, सेम ये, बस चेंज क्या हो जाएगा, इस बार ये आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी इवनिंग शिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया क्लासेस की जो टाइमिंग होगी वो मंडे से लेके आपकी कब तक होगी? फ्राइडे को, हमेशा 3:30 से लेके 4:30 इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग बता रहा हूं। और अगर आपको हमारी सारी क्लासेस की टाइमिंग जाननी है तो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप, हमारे चैनल को ज्वाइन करो, वरना आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करो।
व्हाट्सएप चैनल जो उसका नंबर है मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, 74 28 52 1957, 74 28 52 1957 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इसको सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी को मिल जाएगा, ताकि आपको फिगर आउट करने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपसे मिलते हैं नई तरीके से, नई सोच के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।